प्रिय बालक जी, स्वागत है आप सभी के गुरुकुलम सरम की इस यूट्यूब चैनल पर। और बच्चा जी, आज होगा आपका साइंस का आखिरी लेक्चर। बोले तो सर इसके बाद क्या होगा? इसके बाद होगा सिर्फ रिवीजन डिवीज़न और कुछ नहीं। आपको भी सही करना है, रिवीजन करते रहना है। सर रिवीजन कैसे करेंगे? रिवीजन करेंगे बच्चा जी जो अपने नोट्स बनाए होंगे, अपने नोट्स को पढ़ने हैं, एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, क्वेश्चन थ्योरी वाले क्वेश्चन को लिख लिख के प्रैक्टिस करने हैं। सर किस क्वेश्चन की बात कर रहे हो? सर बात कर रहे हैं, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे छोटा सा एग्जांपल लेंगे, आपका 2023 का पेपर देखूंगा। तो ये मान लीजिए पेपर हो गया आपका, साइंस का है, ठीक है सर। ये तो आपका क्या है, माइंड मैप है, एनालिसिस है आपका। देखिए पेपर में किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन किए गए थे, इसको देखकर आप अपने चैप्टर का अंदाजा ला सकते हैं आपके लिए कौन सा चैप्टर बहुत सारा महत्वपूर्ण था। ठीक बच्चा जी, एक बिहार बोर्ड एक भी चैप्टर को नहीं काटता है। 16 चैप्टर जो मैं आज पढ़ाने जा रहा हूँ, वहाँ से एक ऑब्जेक्टिव पूछता है। एक ऑब्जेक्टिव, देखे ध्यान से, एक ऑब्जेक्टिव, एक लघु उत्तरीय प्रश्न, दो मार्क्स और एक 3 मार्क्स और एक दीर्घ उत्तरीय। बोले तो बच्चा जी चैप्टर कहीं ना कहीं आपका 5 2 7 8 नंबर का चैप्टर है जो हम आज चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, 16वां चैप्टर जिसको हम बोलते हैं। तो चैप्टर कोई छोड़ने वाला था नहीं आपके सिलेबस में, अब बिहार बोर्ड में नहीं छोड़ने वाला था। इसको बच्चा जी रखेंगे बायो के अंतर्गत, ठीक है। इसको हम जीव विज्ञान के अंतर्गत रखेंगे। इस चैप्टर से बोले तो कितने पूछे गए थे? 15वां चैप्टर से। इससे बच्चा जी 6 ऑब्जेक्टिव, 6 नंबर। तो लघु उत्तरीय गैप कर दिया, दीर्घ उत्तरीय गैप कर दिया, कोई बात नहीं। तो बोले तो 4 दीर्घ उत्तरीय तो 5 का ही होता है, तो 4 भी इधर है, तो 4 6 7 दोनों का बात था। तो आज 15 चैप्टर भी आपको पढ़ा दिया गया। नहीं, 15 बहुत पहले पढ़ा दिया हूँ। ऊर्जा का स्रोत आज इसका ही पढ़ा दिया गया। 14 चैप्टर से देखते हैं कितने क्वेश्चन, 5 ऑब्जेक्टिव, 2 लघु उत्तरीय, तो 2 2 4 और 5 9 नंबर और 2 दीर्घ उत्तरीय। वाह, क्या मार्जिनल नंबर था चैप्टर ये। तो बच्चा जी ऊर्जा का स्रोत जो चैप्टर पढ़ाया गया है बहुत महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम की दृष्टि से। बहुत क्वेश्चन पूछे गए इससे, आप अंदाजा लगा सकते हैं। और ये सेकेंड शिफ्ट का एनालिसिस है, ठीक है सर। और किस क्वेश्चन की बात करें सर, लिख के प्रैक्टिस करें। हम बोलते हैं इन क्वेश्चन को, जैसे ये हो गया आपका जो लिख के पूछता है, जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं उसको, ठीक। जैसे कि हाइड्रोजन आयन में जल के रूप में किस विद्यमान रहते हैं, ठीक है। अपघटन अभिक्रिया क्या है, निम्नलिखित क्रिया को आप चरण से पहचानिए। भोजन को दुर्गंध होने से के लिए क्या क्या उपाय किया जा सकता है। जो भी क्वेश्चन आंसर है इसको करके रखिएगा। ऐसे आप प्रैक्टिस कीजिए, एमसीक्यू सब्जेक्टिव बस। सर सब विषय में? हाँ बिल्कुल प्यारे जी, आपको हिंदी, संस्कृत, एसएसटी, इंग्लिश सारे विषय को रिवीजन करना है। सर कितने पढ़ने चाहिए आज की डेट में? मैं कहता हूँ बच्चे जी, अब आपका एग्जाम सामने है, आप बचपन से मेहनत कर रहे थे। जो जब कक्षा पहली में थे आप कक्षा 10वीं का एग्जाम देने वाले हैं, तो ये बोर्ड का पेपर बच्चे जी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये जीवन का आपका पहला एग्जाम है जिसमें आपको बोर्ड में अच्छे करने चाहिए। इसके पहले वाले सारे स्कूल में एग्जाम हुआ करते थे, इसका कोई वैल्यूएशन नहीं होती थी उतना, बच्चे गए कुछ लिखे चलेगा। लेकिन इसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है आपके लाइफ पर। तो इसमें आपको अच्छा स्कोर करना चाहिए। इसके बाद से आपको थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा, आप क्लास 12th में 11th में और ज़्यादा पढ़ेंगे, अच्छा स्कोर करेंगे। फिर आपके जो भी नीट जेई जो भी एग्ज़ाम होंगे, इंडिया के जो भी बेस्ट कंपटीशन एग्जाम होता है उसमें भाग लेंगे। अब ग्रेजुएट का जो भी सपना होगा उसको पूरा करेंगे। तो बस वन शॉट लेक्चर है, तो समय को जाहिर हम बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे। डायरेक्ट आपको ले चलते हैं आपके चैप्टर पर, जिस चैप्टर का नाम होगा एक बार आपको नोट्स में डायरेक्ट ले चलते हैं। नोट्स से पढ़ेंगे, बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर है। इस चैप्टर का नाम है प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, ठीक है, सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ये आपका चैप्टर है बच्चा जी, ठीक। बच्चे जिस नोट से आप पढ़े थे, इसी नोट्स को बच्चे ने पढ़कर पिछले साल 90 प्लस नंबर साइंस में किए थे। आप और अच्छा कर सकते हैं क्योंकि आपको इस बार ज़्यादा पढ़ाया गया, इस नोट्स को और रिवाइज किया गया, आपको कंटेंट डबल किए गए इसमें। एक आपको इंग्लिश मीडियम के ऐप से भी पढ़ाया थी, जो भी कंटेंट था उसमें डाला गया, फिर हिंदी मीडियम से भी आपको पढ़ाया गया। तो इस साल कहीं ना कहीं आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपको और ऑन टाइम पढ़ाया गया है। देखो, और अभी के पढ़ने से क्या होगा, आखिरी चैप्टर पढ़ रहे हो, अभी आपकी चीज़ें याद रहेंगी, ठीक है। अब बच्चे वाले तो आप सिर्फ रिवीजन तो करते ही होंगे। चलो सर पढ़ते हैं इस चैप्टर को। और हर बार की तरह बच्चा जी क्वेश्चन जो आपके फ्रेम होते हैं एनसीईआरटी से होते हैं, तो हम एनसीईआरटी लेके बैठेंगे और आपको बिल्कुल बोलते चलेंगे। थोड़ा सा कक्षा 9 में पढ़ते आए थे आप, शायद आपने नहीं पढ़ा होगा, ये गलतियाँ आप कर जाते हैं बच्चे अक्सर, कोई बात नहीं। एक बार हम बोलेंगे, आप थोड़ा सा रिकॉल कीजिए, थोड़ी सी बातें पढ़ लें, कोई रॉकेट साइंस नहीं है यहाँ पर। आपको चैप्टर थोड़ा सा पढ़ लेना ध्यान से, काम आपका हो गया।
सब कुछ याद हो जाएंगे। और इस क्वेश्चन का आपने देखा चैप्टर का बहुत अच्छा वेटेज है आपके बायोलॉजी में। बच्चे अक्सर आखिरी चैप्टर में जाके छोड़ देते हैं, बोलते हैं नहीं कौन पढ़ेगा। या बच्चे अपने इतने मेहनत कर लिए हैं, ये क्वेश्चन यहाँ से भी अच्छा समझ जाएगा कि जो गंगा का प्रदूषण है और इसमें एक परियोजना जो लागू किया गया था, आराम से क्या आप जानते हैं तो आपको पढ़ना है इतना को। चलिए हम थोड़ा नोट्स के हिसाब से पढ़ते हैं। कहते हैं परिचय। चैप्टर का नाम है सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। सर ये रिसोर्सेस बोले तो संसाधन, थोड़ा सा चैप्टर ये कहीं ना कहीं आपका जियोग्राफी से मैच करेगा। देखिए कहते हैं आर्थिक विकास पर्यावरण से जुड़ा हुआ है। इस प्रकार सतत विकास का तात्पर्य होता है जीवन के सभी पहलुओं में बदलाव से है। ठीक है बच्चा जी। और देखिए हमने कहा कि चैप्टर में प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन या विभिन्न पर्यावरणीय समस्याओं को जन्म देती है। अगर हम किसी चीज़ की अत्यधिक अननेसेसरी यूज करते हैं, उसको अत्यधिक यूज करते हैं, तो चीज़ें हमारे लिए कहीं ना कहीं अपने इन्वायरमेंट को, हमारे इकोसिस्टम को कहीं ना कहीं वो इफेक्ट डालती है, ख़राब करती है। ठीक है। तो यहाँ पर गंगा एक्शन आपने देखा प्लान, जिसको गंगा सफाई योजना भी बोलते हैं। ये 1985 में, इसमें डेट दिया है क्या? चलो डेट तो मैं देखते चल रहा हूँ। चलो डेट नहीं दिया कोई बात नहीं, तो 1985 में हुआ था। और गंगा सफाई योजना 1985 में बहुत खराब पानी की गुणवत्ता के कारण आया था। पानी में क्या हुआ था बच्चे, कोलीफॉर्म बैक्टीरिया, यानी कोलीफॉर्म बैक्टीरिया मानव जो ये कहाँ पाए जाते हैं, मानव के आंत में। हमारी आंत जो होती है, हमारे इंटेस्टाइन जो होते हैं उसमें पाया जाने वाला एक बैक्टीरिया की उपस्थिति में संदूषक, यानी जो बच्चे जी जल क्या है, जो संदूषक से क्या करती हैं, सूचना देती है। चित्र 6.1 में आप देखेंगे तो इसके बारे में दिया हुआ है। तो ये कुछ डेटा है जो चित्र 6.1 में मैं दिखा रहा हूँ। ये वाला जो आंकड़ा दिखा रहा है ये बताता है। ठीक है। ये मापने का कोलीफॉर्म मापने का एक पैमाना है। चलो अब हम पढ़ते हैं आगे। 299 क्या आप जानते हैं, मैंने आपको दिखा दिया है। 299 में क्या आप जानते हैं लिखा है, बिल्कुल हमने आपको दिखाया। इसको जरूर पढ़िए, लिखे में अवश्य पढ़ें और लिख भी लें। आपको लिख भी लेना चाहिए, को नहीं लिखते तो कोई बात नहीं, आप उसको जरूर अपने एनसीईआरटी में ढंग से पढ़िएगा। लिख लेंगे तो और बेहतर रहेगा। चलिए गंगा के प्रदूषण के कारण, गंगा के प्रदूषण के कारण हमारे गंगा जो है प्रदूषित क्यों हुई। आपने देखा बच्चे उसमें हम लोग बहुत सारे उसमें लोग अस्थियां डालते हैं, उसमें बहुत सारे लोग नाले कचरे उसमें अब आजकल लोग छोड़ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं गंगा प्रदूषण तो होगा। मैं आपको कुछ चित्र दिखाऊंगा, आप देखेंगे तो आप भी बहुत शर्मिंदे हो जाएंगे। देखिए बहुत सारे कंपनी के ये कचरे आके गंगा नदी में मिल गया। बहुत सारे लोग ये वेस्टेज सारे गंगा में ही प्रवाहित कर देते हैं। इतने आप देख रहे हैं कूड़े कचरे, ये कितना मतलब आप समझ लीजिए कि कितना अपने गंगा प्रदूषण का ये सब इफेक्ट है। तो चलिए इसमें थोड़ा पॉइंट्स पढ़ लेते हैं क्या क्या है। कहते रीजन्स फॉर पोल्यूशन ऑफ द गंगा। कहते उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल के कस्बों और शहरों के साथ जितने गांव हैं, इलाके हैं, उसके कस्बों शहर के कचरे, सीवेज और मलमूत्र सारे जगह कहाँ मिल जाते हैं बच्चे, गंगा नदी में मिलते हैं। ठीक सर। मानवीय गतिविधियाँ, जिस मानव की कोई भी एक्टिविटियाँ हैं, जैसे कि नहाना, कपड़े धोना और राख और अजली लाशों का विसर्जन कर देना, ये सब आपने देखा होगा। ठीक है सर। उद्योग में फैक्ट्री से निकलने वाले रासायनिक बहाव आपने देखा, मैंने कंपनी का उसमें ये नाला डंपर भी दिखाया था, उसमें जो नाले उसके आके जुड़े हुए हैं। ये देखिए नाला, यहाँ से क्या हो रहा है बच्चे जी, कंपनियों के कचरे भी आके उसमें। तो ये गंगा नदी का बच्चे प्रदूषण करने के बहुत सारी ये इफेक्टेड है। इसके लिए बच्चे इसको ठीक करने के लिए नमामि गंगा प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। और ये बच्चे 2014 में ये कब किया गया था, जून 2014 में केंद्र सरकार ने, केंद्र सरकार बोले तो जो भी गवर्नमेंट है, जैसे कोई भी पीएम जैसे भी अपना केंद्र सरकार के हैं, बीजेपी है केंद्र में, तो ये सरकार जो थी 2014 में इसको लॉन्च की थी। और ये मोदी जी आए थे तभी से ही हुआ था। इसके पहले किसी का ध्यान नहीं जा रहा था कि अपनी नदी को, तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। तो ये अनुमोदित एक एकीकरण संरक्षण मिशन है। हो गया। अब इसके बच्चे दो उद्देश्य थे, गंगा का प्रदूषण का प्रभाव को कम करना और गंगा नदी के संरक्षण और कार्यक्रम। और बच्चे इसे कब प्रतिपादित किया था, थोड़ा मैं डेट देख लूँ, है तो है, नहीं तो मैं तो लिखवाता चलूँ, है बिल्कुल है। चलो नोट करते चलिएगा, बहुत आसान चैप्टर है।
इजी है, आपको एक बार में समझिएगा। देखिए अब देखिए, स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन कब अक्टूबर 2016 में कार्यान्वयन यानी एक इम्प्लीमेंटेशन किया गया, बिंग की स्थापना की गई, कार्यान्वयन की स्थापना की गई। इसके मतलब स्थापना कब हुई थी? 2016 में इसकी स्थापना किया गया था। पर्यावरण बचाने के लिए 5 उपाय हैं। पर्यावरण बचाने के लिए 5 उपाय आपके बुक में 3 दिया है, 3 इयर्स, लेकिन आपको मैं इसमें मैडम ने 5 पढ़ा है तो हम बिल्कुल 5 को भी पढ़ेंगे। चलो बुक में आपको 3 दिया है, देखिए, रिड्यूस, रिसाइकल और रीयूज, पुनः प्रयोग। 3 चीज़ें, कम करना, पुनः चक्रण करना, पुनः उपयोग। तो मैं एक देख लूँ, कम करना, पुनः उपयोग, पुनः प्रयोग, रिपर्पोज, ठीक है, रिसाइकल, पुनः चक्रण, ठीक है सर, ठीक है। तो हम आपके बुक में 3 दिया है, हम 5 पढ़ेंगे। पर्यावरण को अच्छा करने के लिए, बचाने के लिए, सेफ रखने के लिए 3 अपने पास काम है। पहले तो क्या बचे? रिफ्यूज़, जो नहीं करना उसको तो बिल्कुल, जैसे कि अवांछित पॉलीथीन इसका इस्तेमाल न करें, बिल्कुल कम करें। जैसे हम लोग मार्केट जाते हैं तो वहाँ पर इसको हम न लें, बहुत अपने घर से थैले लेकर जाएँ, ठीक है, कम करना। जहाँ हमारे बहुत अत्यधिक यूज हो रहा है वहाँ पर हम कम करेंगे, ठीक है। पुनः चक्रण, कोई चीज़ को हम दोबारा यूज कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं। इस्तेमाल की कोई बोतल हुआ, बोतल में पानी में हम लोग पानी की बोतल खरीदते हैं, पानी पिए, अब उसमें दोबारा उसको यूज़ कर सकते हैं, या उसमें दोबारा कुछ और चीज़ें उसमें यूज़ करें, ठीक है। इससे क्या होगा? हम नए ना खरीदें, जितना कम यूज करेंगे उतना पुनः। अब देखिए, पुनः प्रयोजन, रिपर्पोज, यदि कोई बस प्रोडक्ट मूल उद्देश्य के लिए उपयोगी नहीं हो तो उस उद्देश्य को उसके लिए उपयोग कर के लिए जाए। जैसे कि टूटे हुए बर्तन के प्याले, जैसे इसको हम दोबारा कुछ भी यूज कर ले। कोई बोतल टूट गया तो उसको हम काट के उसमें पानी भर के रख दें, कोई पक्षी उक्षी पानी पी लेगा, है कि नहीं। कोई ना कोई चीज़ हम इसमें यूज करते चलें। पुनः चक्रण, रिसाइकल तो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लास्टिक कागज कांचों को इसको हम लोग दोबारा डालते हैं, फिर फैक्ट्री में चल जाती है, फिर उसको गला उला कर फिर दोबारा उसको नया बना दिया जाता है कि नहीं प्यारे जी। चलो अब इस पर एक प्रश्न कर लीजिए, इस प्रश्न का आंसर कर लीजिए। ये क्वेश्चन है आपके लिए कि निम्नलिखित में कौन सतत विकास से संबंधित है, ठीक है। जल्दी से इस प्रश्न का आंसर कर लीजिए। इसका ऑप्शन ए सही है। ओके, आगे बढ़ते हैं सर जी। एक और क्वेश्चन है आपके लिए, संसाधन संरक्षण के लिए क्या आवश्यक है? हो गया, ऑल ऑफ दीज। इसका आंसर क्या है? ऑल ऑफ दीज। एक क्वेश्चन और करते हैं आपके लिए, भू संकट के कारण है जल स्रोत का प्रदूषण, भू अतिदोहन, जल का अत्यधिक मांग, उपयोग सभी। तो यहाँ भी सब ही हो जाएगा। ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आप पिछले चैप्टर में भी करके आए हैं कि कोयला पेट्रोलियम को जलने के कारण कौन के लिए निम्नलिखित में कौन सा गैस के नाम लिखिए। तो बिल्कुल इसमें CO2 निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, नाइट्रोजन गैस निकलता है, तो ऑल ऑफ दीज इसमें भी आंसर हो जाएगा। बच्चे जी बिल्कुल आपको ऐसा फील नहीं आना कि आपने कम पढ़ा है। कहते किस जीवाणु द्वारा गंगा के जल प्रदूषण को बताया गया, प्रदूषित बताया गया? तो कोलिफॉर्म जीवाणु के द्वारा, ठीक है सर। हाँ, बड़े बांध में जल के संग्रहण से क्या लाभ है? जैव विविधता के आधार उस क्षेत्र में पाई जाने वाली क्या होती है? तो फिर ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं मिक्स है, तो चलिए आपका रिवीजन भी हो रहा है, ठीक है सर। जस्ट अभी आपने पढ़ा है, इसको जल्दी से कीजिए। ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत क्या है? कोयला है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत बार पूछा भी गया पेपर में इसको। चलिए इतने MCQ करने के बाद इस पर ही अगला टॉपिक कि हमें अपने संसाधनों का प्रबंधन करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, उसका हम लोग उसका मैनेजमेंट क्यों करते हैं, उसको मैनेज करना क्यों आवश्यक है। मैनेज, थोड़ा सा मैनेज ऐसे लिख लीजिए, ये छूट गया था उसमें। मैनेज करना क्या जरूरत है बच्चा जी? तो देखिए, सौर ऊर्जा को छोड़कर, सूर्य की ऊर्जा को छोड़कर
संसाधन जितने पृथ्वी से प्राप्त होते हैं, लेकिन मानव की जो जनसंख्या वृद्धि से के साथ मानव में वृद्धि के साथ ये असीमित नहीं है, असीमित नहीं है। संसाधनों की मांग भी बढ़ती है, जितने लोग बढ़ेंगे उनका डिमांड बढ़ेगा, उनकी आवश्यकताएँ बढ़ेंगी, तो कोई ना चीज़ें कहीं ना कहीं कम होने की संभावना है और कम होते भी जा रही हैं। प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन का महत्व, इसका प्रबंधन करना, इसका मैनेजमेंट करना क्यों जरूरत है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है देखिएगा। तो अगली पीढ़ी के लिए मान लीजिए कोई चीज़ है तो जिसको हम लोग कम यूज़ करेंगे तो अगला पीढ़ी को भी मिलेगा ये, नहीं तो अंधाधुंध इसका मतलब उपयोग कर लिया जाए, इसका अति दोहन कर दिए तो अगला पीढ़ी इसको शायद न देख पाए। जैसे मैं कहूँ बोलूँ कि अभी आप लोग देखो, अब से जो बच्चा पैदा हो क्या वो केरोसिन देखेगा? आपके घर में केरोसिन तेल आ रहा है? नहीं आ रहा है ना, तो आने वाला पीढ़ी शायद न देख पाए। और शायद इसी केरोसिन को थोड़ा कम यूज़ किया गया होता, अच्छे से यूज़ किया गया होता तो कुछ और स्टोर में बचा होता, तो आने वाला पीढ़ी इसको और यूज़ करता। संसाधन का समान वितरण, हाँ भी बिल्कुल, इसका समान वितरण करना चाहिए, सबको मिल जाए और समान यूज हो जाए। कचरे को सुरक्षित का निपटान, जैसे खनन प्रदूषण होता है क्योंकि बड़ी मात्रा में स्लैग निकलता है उसमें से। स्लैग क्या है, इसमें अपने केमिस्ट्री में पढ़ा था, स्लैग मिनरल पढ़ा था ना उसमें। चलो सर, पूर्व ऐतिहासिक भारत में संरक्षण तथा सतत प्रबंधन के सिद्धांत अच्छी तरह से स्थापित थे। उदाहरण के लिए संस्कृति परिदृश्य जैसे पवित्र, पहले के लोग बहुत अपने जंगलों के प्रति उनका प्रेम भाव था उनके लिए, और उसके प्रति लोग जागरूक भी थे। हम बात करेंगे वन और वन्य जीव के बारे में। वन और वन्य जीव, तो वन जैव विविधता है। वन क्या है? जैव विविधता है। ठीक है सर। और जैव विविधता मतलब सर किसी भी क्षेत्र में जैव विविधता को प्रजातियों की संख्या से विभिन्न जीवों के रूपों में की सीमा के आधार पर मापा जाता है। ठीक है सर। एस्केट होल्डर, एस्केट होल्डर तो जो बनने के दावेदार, जो बनों के दावेदार शामिल हो उसमें, दावेदार शामिल हो उसमें, जलों में या उसके आसपास जो रहने वाला स्थानीय लोग, सरकारी वन विभाग में जो जन्म उसके मालिक और वन्य जीव संसाधन को नियंत्रित करता है। मान लीजिए कि आपके पास जंगल है, बच्चे हमारे पास जंगल है, तो उसके मतलब रखवाले कौन होता है? हम ही लोग होते हैं, और हमको ही सब उसका देख रेख करना चाहिए, उसको हम लोग बचा कर रखते हैं। ठीक है। और उसके इसको लोड वही होते हैं जो उसके आसपास वाले हैं। विभिन्न वनोपज का उपयोग करने वाले उद्योगपति, कहते हैं जैसे कि अब उद्योगपति क्या है, जैसे उनको बिजली बनाना है, कागज़ बनाना है, कुछ तो सारे वनों पर निर्भर है, तो जाकर वहाँ से लोग खरीदते हैं बड़ी मात्रा में और अपने कंपनी में लेते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। और इसके इस्तेमाल पेपर, देखो वही से बात इसमें लिखी गई हैं। चलिए, वन्य जीव और प्रकृति प्रेमी जो प्रकृति संरक्षण की इसी उद्देश्य आदाय अवस्था में करना चाहते हैं, इसकी आदाय अवस्था में करना चाहते हैं। चलिए, इस प्रश्न को नोट करेंगे, वन से हमें क्या प्राप्त होता है? हो गया सर। चलिए, इस प्रश्न का आंसर कीजिए। इनमें से कौन सी प्रथा जो है जंगल के संरक्षण में मदद करेगी? गंगा सफाई परियोजना में 1950 में शुरू की गई थी, क्यों भाई? क्योंकि उसकी जल की गुणवत्ता भी बहुत कम हो गई थी, उसमें कोलिफॉर्म के द्वारा उसको मापा गया था। इस प्रश्न को करेंगे आप, कांच प्लास्टिक जैसी वस्तुओं को प्रदूषण से दूर करने के लिए कैसे बचाया जा सकता है? तो वही चीज़ें रिड्यूस और रियूज करके, BNC आंसर हो जाएगा। यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है कि विश्व में सबसे तेज़ी से घटने वाला प्राकृतिक संसाधन कौन है? पानी, वन, हवा, सूरज की रोशनी। अरे सूरज की रोशनी तो भाई कभी नहीं घटेगी। देखिए यहाँ पर एक बात लिखा था भाई जी, जिसे अपने लिखा था अपने नोट्स में, वन्य जीव और प्रकृति प्रेमी जो प्रकृति के संरक्षण इसकी आदाय अवस्था में करना चाहिए। आदाय मतलब होता है भाई जी इसकी मूल अवस्था में। आदाय का मतलब होता है जो उसके पहले था मूल अवस्था, इसको आप यहाँ पर मूल बोल सकते हैं, मूल अवस्था, मूल अवस्था। अगर ये वर्ड आपको न बुझे तो शुद्ध संस्कृत हो गया है, आदाय अवस्था में करना चाहते हैं, मूल अवस्था में। हाँ, ये मूल अवस्था तो यहाँ पर लिखा ही गया है, मूल अवस्था में करना चाहते हैं। चलिए हम पढ़ते हैं बच्चे जी स्थानीय लोग और वनोपज के बारे में। ठीक, ये किस पर निर्भर है? तो जलाऊ लकड़ी की छोटी बड़े में झोपड़ियों के लिए, कृषि में खेती करने, मछली पकड़ने के लिए, शिकार करने के लिए, जंगलों में से मवेशी जंगल में चराते हैं भाई जी, उनको भी वन चाहिए चारा गाँव के लिए, अपने मवेशी को चराने के लिए। अब अंग्रेज के आने से पहले जंगलों में रहने वाले लोग संसाधनों का सतत उपयोग करते थे। उसके बाद अंग्रेज सरकार ने अपने नियंत्रण में लिया, तो जंगलों का उसने अत्यधिक दोहन किया। देखो अब लोग क्या है बच्चे, वन से प्रेम था, कुछ
पेड़ लगाते थे तो कुछ उसमें से यूज भी करते थे, कुछ सूखे लकड़ी सूख गया तो उसको अपने यूज करते थे, फिर हरे पेड़ लगा रहते थे। इस तरह वनों का संतुलन बना हुआ था। लेकिन अंग्रेज ने आया तो उसको जल्दी रेल की पटरी बनाना हो, ये करना हो, अच्छे से जो लकड़ियाँ थी उसको अपने अंधाधुन यूज किए बच्चा जी। आज़ादी के बाद वन विभाग ने इसको अपने नियंत्रण में अपने हाथ में ले लिया, लेकिन स्थानीय ज्ञान और स्थानीय जरूरतों की फिर से अनदेखी की गई। विशाल वन क्षेत्रों को परिवर्तित करने के लिए वनस्पतियों को साफ कर दिया गया, एक ही प्रकार के पेड़ लगा दिए गए। इससे बच्चे वन किसे कहते हैं, वन में बच्चे वेरिएशन होनी चाहिए। वन का मतलब मैं आपको दिखा रहा हूँ, अनेक प्रकार के उसमें ये होने चाहिए। देखिए, अगर हम वन बोलते हैं तो इसे वन बोलेंगे, इसमें अनेक प्रकार की अलग अलग जातियाँ दिखेंगी, ठीक है। लेकिन उन्होंने क्या किया, बहुत सारी चीज़ की एक ही चीज़ की बहुत सारी प्रजातियाँ लगा दी। चलो, जिससे मोनोकल्चर लगाए थे, जिसमें से जैव विविधता प्रभावित हुआ। विविधता का मतलब उसमें वेरिएशन होनी चाहिए, जो वेरिएशन कम हुआ। एक ही प्रजाति है तो उसको वेरिएशन नहीं बोल पाएंगे। इमारती लकड़ी, कागज, खेल उपकरण जैसे उद्योग वन उपज पर आधारित हैं आज भी। उद्योग वनों को कच्चे माल का स्रोत मानते हैं। जितने उद्योग हैं, जितने कंपनी है, जितने फैक्ट्रीज हैं, वन को, यहाँ वन नहीं लिखा, वन लिखना है आपको, फॉरेस्ट को कच्चा माल समझते हैं, उसको अपना रॉ मटेरियल समझते हैं बच्चा जी। कृत्रिम रूप से कम दामों पर कच्चा माल प्राप्त करने के लिए सरकार से सांठगांठ पैरवी करते हैं। सरकार को अपने एथी में रखते हैं, ये आएगा, रोजगार आएगा, ये आएगा, जो भी करेंगे लोगों को नौकरी मिलेगा, तो सरकार से कीमती वस्तुओं को कम दामों में ले लेते हैं। स्थानीय लोग की तुलना में उद्योगों की बहुत अधिक पहुंच होती है, और वे वनों की स्थिरता में रुचि नहीं रखते हैं। सिर्फ उनको वही काम से काम है, तो जंगल के जो भी मटेरियल उसको लेके ही जाएंगे। उदाहरण, यदि किसी क्षेत्र में सभी सौगान के पेड़ काट लिए जाएँ तो उद्योग कंपनी दूसरे क्षेत्र में प्राप्त कर लेंगे। यहाँ से काट लेंगे, फिर दूसरे क्षेत्र से जाकर खरीद लेंगे। उनको क्या फ़र्क पड़ता है, सामान खत्म हो गया तो हो गया, अब दूसरे क्षेत्र से खरीदेंगे। प्राकृतिक और वन्य जीव संरक्षणवादी लेकिन जंगलों पर निर्भर नहीं है। वे उन्हें शुरू से शेर, हाथी, बड़े जानवरों को पाला गया। वे समग्र रूप से जैव विविधता यानी जो बायोडाइवर्सिटी को संरक्षित करने की आवश्यकता को पहचानते हैं। स्थानीय लोग बहुत जो अच्छे होते हैं बच्चे। स्थानीय लोग जो लोकल जो हम लोग हैं, जैसे अब हमारे आसपास के वन में, तो हम उसको तो ख्याल थोड़ा बहुत रखते ही रखते हैं। स्थानीय लोग परंपरागत रूप से वनों का संरक्षण के लिए काम करते हैं, जैसे बिश्नोई समुदाय। ओहो, इसका तो अपने नाम सुना होगा बच्चा जी आपने। इसके हम आपको एक अच्छा टॉपिक भी लिखवाएंगे थोड़ा देर में। यहाँ से क्वेश्चन खूब पूछते हैं। देखिए बच्चे, चैप्टर आपको बहुत काम का चीज़ है, आपको एसएसटी में भी चैप्टर काम आ जाएगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। और ये बिश्नोई समुदाय बच्चे राजस्थान में आता है। कहाँ पर आता है, राजस्थान में आता है, ठीक है। संरक्षण का काम करते हैं। उनका मूल दर्शन यह है कि सभी जीवित चीज़ों को जीवित रहने के लिए सभी संसाधनों का साझा करना और इसका करना। भारत सरकार के लिए बच्चे ने वन्य जीवों के लिए अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार की स्थापना की थी, और जिसमें अमृता देवी बिश्नोई देवी की स्मृति में भी 1731 ईस्वी में उसने प्राणों का बलिदान कर दिया था, जिसमें 363 लोग, कितने 363 लोग खिजराली गांव राजस्थान में जो खिजरी पेड़ की रक्षा के लिए अपनी काम किए थे। खिजरी पेड़ बच्चा जी क्या होता है, सूखा और वर्मी होता है। वर्मी मतलब बच्चे गर्मी में और ठंडी में दोनों में आ सकता है। जो भी मैंने लाइन पढ़ा इसके नीचे लिखा गया, ये दोनों में ग्रोथ कर सकता है। अब इसके बारे में थोड़ा सा और मैं आपको नोट्स में से लिखवाता हूँ, ये बिश्नोई समुदाय के बारे में। अब नहीं लिखे तो भी काम चाहिए, शायद मैं लिखवा ही दिया, थोड़ा पढ़ लीजिए एक बार, जो इसमें अगर टॉपिक छूट गया तो देख लीजिएगा। लिखवा दिए ना सब 17 हाँ बिल्कुल लिखा दिया गया है। दोनों पीडब्ल्यू का ही कंटेंट है। ये इंग्लिश मीडियम से हिंदी किया गया है, और आपको डायरेक्ट हिंदी मीडियम दोनों दिखा ही रहा हूँ। चलिए, स्थानीय लोग और पारंपरिक उपयोग के बिना संरक्षित वनों का प्रबंधन सफल नहीं होता। जैसे पगरेट हिमालय नेशनल पार्क, अल्पलाइन, सब जितने चीज़ें हैं। घास के मैदान जो गर्मियों में भेड़ों को चराए जाते थे, यह राष्ट्रीय उद्यान बना तो चराई बंद कर दी जाएगी। अब घास बहुत लंबे हो जाएंगे बच्चे, तो चराने से क्या होगा, घास पशु और मवेशी अपने खा लिए, फिर घास छोटा हो गया, फिर ग्रोथ करने, फिर खिला देंगे। अगर छोड़ दे तो पूरा जंगल ही बन जाएगा। घास छोड़ दिया जाए तो पूरा तो जंगल ही बन जाएगा बच्चा जी। ठीक है सर, नोट हो गया। हाँ,
चलिए इसको भी नोट कर ले। वनों की कटाई तथा जंगलों में नुकसान का पहुंचाना मुख्य रूप से औद्योगिक पर्यटन का कारण होता है। वन संसाधन उपयोग पर्यावरण और उनकी दृष्टि से होना चाहिए, जबकि पर्यावरण संरक्षित और नियंत्रित शोषण का लाभ स्थानीय लोगों को जाता है। पर्यावरण तथा प्रकृति संसाधनों का एक श्रृंखला प्रदान करता है जो हमारे आर्थिक, सामाजिक और विकास के लिए हमारी भौतिक आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए सावधानीपूर्वक उपयोग करना चाहिए। चलो अब हम बात करेंगे बच्ची वन प्रबंधन। ठीक है सर। देखो अभी जरूर किया चिपको आंदोलन तो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा जी, इसको तो आप जानते ही होंगे। ये 1970 में बच्चे जब ठेकेदार काट रहे थे तो लोग गए थे, पेड़ से गले लगे थे, उसको बचाए थे। चिपको आंदोलन इसमें आप इसका ये पूछ लेता है, इसके उत्तरदायी इसकी किसने किए थे, तो थोड़ा एक बार पढ़ लेते हैं चिपको आंदोलन। यहाँ भी देखते हैं होगा चिपको आंदोलन। चलो किसने इसका नेतृत्व ये नहीं दिया है, लेकिन आपको ये ज्योग्राफी में अच्छे से दिया है। कोई बात नहीं, आपके इस बुक में इतना है तो इतना ही पढ़ लीजिए, कोई समस्या नहीं है। चलो हो गया नोट कर लीजिए, बहुत आसान चीज़ है। वनों का विनाश के उत्पादों की मिट्टी की गुणवत्ता के लिए पानी के स्रोत में कमी आई थी। स्थानीय लोगों ने भागीदारी से बने कुशलतापूर्वक प्रबंधन किया। और उदाहरण के लिए 1972 में पश्चिम बंगाल वन विभाग बिगड़े हुए साल वर्षों में वनों की पुनः पूर्ति कर सकते हैं, पुनः आवृत्ति लिखा है, इसको पुनः पूर्ति लिख सकते, पुनः पूर्ति करने में विफल रहा। निगरानी के लिए पुलिस सिंह के कारण वन अधिकारी और ग्रामीणों के बीच में झड़पें हुई थी। उसमें अधिकारी से जंगल में लोग नहीं जाने दे रहे थे। अब इसके कारण क्या हुआ बच्चे, इसलिए विभाग के बिना रणनीति बदल गई और कहते हैं कि AK बनर्जी यानी मैदानपुर जिला के बिगड़े वन की रक्षा के लिए ग्रामीणों को शामिल किया गया। बदले ग्रामीण में सिल्कल्चर, वहाँ पर अब लोग खेती बाड़ी करने लगे, थोड़ा कटाई उटाई की, 25% रोजगार लोगों को मिला और छोटे भुगतान पर ईंधन लकड़ी सब मिला। इससे क्या फ़ायदा हुआ बच्चा जी, अब जंगल नहीं बनेगा, वो वन आपका सर एक चीज़ और ज़्यादा हो जाए तो फिर वन नहीं रहेगा वो। अब अब देखिए वाटरफॉल, जल के लिए जल प्रबंधन, जल सबके लिए आवश्यक है। और ये आपका आखिरी टॉपिक बचता है इसमें से, हो गया, नोट कर लिया आपने। हाँ सर, कहते जल जीवन के सभी स्थलीय रूपों के लिए बुनियादी जरूरत है, बिल्कुल बेसिक यूनिट है, सबको जो चाहिए। हाँ, अनियमित वर्षा के अलावा मानव हस्तक्षेप के कारण अन्य कारक भी उपलब्धता को प्रभावित करते हैं। कहते भारत में वर्षा हद तक कुछ महीनों में होने वाली मानसून के कारण होती है, लेकिन वनस्पति आवरण के नुकसान, उचित पानी की मांग वाले फसलों के लिए, औद्योगिक अपशिष्टों के, शहरी कचरों के होने वाले प्रदूषण के कारण भूमिगत जल को बनाए रखना विफल हो गया। स्थानीय लोगों ने कृषि और दैनिक जरूरतों के लिए बांधों और टैंकों के, नहरों का, सिंचाई की विधियों का प्रबंधन किया था। जब अंग्रेज आए तो उन्हें बड़े पैमाने पर परियोजना, बांध और नहरों का लागू किया गया। आज़ादी के बाद इसे जारी रखा गया। स्थानीय सिंचाई विधियों की अपेक्षा की गई। इस प्रकार स्थानीय लोगों ने स्थानीय जल स्रोतों का नियंत्रण खो दिया था। ठीक है बच्चे जी। चलिए अब इस पर आधारित मैं कुछ प्रश्न आपको दिखाने जा रहा हूँ, इसको करते चलिए। स्टेक होल्डर से आप क्या समझते हैं, दिखाया था बच्चे जी, इसका B और C हो जाएगा। वन के आसपास के लोग और वन का मालिक सरकार। ठीक है सर, बिल्कुल। चिपको आंदोलन का क्या अर्थ था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको खूब पूछा गया है। चिपको आंदोलन ना हुआ होता तो क्या हो सकता था बच्चे जी, तो कई वृक्ष जो थे नहीं होते आज। अगला प्रश्न है, जीव संरक्षण हेतु सरकार ने इस पुरस्कार को व्यवस्थित किया, तो अम्बेडकर विश्नोई पुरस्कार को स्थापित किया था सर, बिल्कुल। ये भी आपके नोट्स में है। चिपको आंदोलन किस स्थान पर आरंभ किया गया था, तो गढ़वाल के रेनी गांव में किया गया था, बिल्कुल सही है सर। चलिए एक बार फिर से थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं जल संग्रहण के बारे में, इसको नोट कर लीजिए। हो गया सर, बिल्कुल। चलिए अब थोड़ा सा ये भी महत्वपूर्ण बिंदु को जानते हैं। जल संग्रहण भारत और बहुत पुरानी संकल्पना है। राजस्थान में यहाँ पर, ठीक है सर, महाराष्ट्र में किया गया है। ठीक है सर, ये कुछ जगहों का नाम है। और किस रूप में, जैसे हिमाचल प्रदेश में कुल्ला के रूप में, तालाब के रूप में, कट्टा के रूप में, मध्य में ताल के रूप में, खादिन के बड़े पात्र नारी के रूप में इसमें किया जाता है। चलिए अब बांध के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। कहते बड़े बांध, जैसे आप ये बांध को आप समझते हो कि नदी के ऊपर ये जो
के बांध है और इसमें अपना लिखा कि बड़े बांध के रूप में जल संग्रहण पर्याप्त मात्रा में किया जा सकता है, जिसका उपयोग सिंचाई के रूप में करते हैं। बिजली के उत्पादन में क्या आता है, विद्युत उत्पादन में हम पिछले चैप्टर में पढ़े थे फिजिक्स में, ठीक है सर। और इंदिरा गांधी नहर के स्थान में काफ़ी हरियाली आ गई है, ठीक है सर। राजस्थान में इसका बहुत बेनिफिट हुआ है। थोड़ा कट रहा है तो इसको मैं सही कर लूँ। चलो अब नहीं कटेगा। चलो अब देखिए अगला पॉइंट इसमें कि विकास और विभिन्न परियोजनाओं को विस्थापित करने के लिए अधिकतर व्यक्ति गरीब आदिवासी होते हैं, जिन्हें परियोजना में कोई लाभ नहीं होता है तथा अपनी भूमि एवं जंगलों से भी हाथ उनको धोना पड़ता है। तो 1970 में बने तावा बांध के विस्थापित होने अभी तक लाभ नहीं मिला है कुछ। देखिए बांध बनने से क्या नुकसान होता है, जैसे मान लो बांध बनाना है तो वहाँ पर जो भी महल घर हैं बस्तियाँ उजाड़ना पड़ता है, लेकिन ये बांध बना है सर, बांध से लाभ है तो, लेकिन जिनका घर बिछड़ रहा है उनको कुछ ना कुछ देना चाहिए सरकार को। यहाँ पर लिखा जा रहा है कि भाई अभी तक उनको कोई लाभ नहीं मिला है, तो ये सरकार का कहीं ना कहीं कमियाँ हैं। मिल जाना चाहिए, जिनका घर टूटा है उसको बदले उनको उससे जो उनका सुविधा था वैसा सुविधा उनको और कहीं देना चाहिए। कहता आपने नर्मदा बचाओ आंदोलन के विषय में अवश्य ही पढ़ा होगा। नर्मदा बचाओ बनने लगे बिल्कुल, ये टिहड़ी बांध पर है, बहुत इस हिस्ट्री में जम के पूछता है सवाल ये सब। चलो कहता बड़े बांध के विरोध में मुख्यतः 3 समस्याओं पर चर्चा की गई है, एक सामाजिक समस्या, आर्थिक समस्या और पर्यावरणीय समस्याओं, ठीक है सर। चलो हो गया नोट। चलो यहाँ देखिए हिमाचल में कुल्लह, कहता हिमाचल प्रदेश में कुल्लह, कहता लगभग 400 वर्ष पूर्व हिमाचल प्रदेश में नहरों में सिंचाई की स्थानीय प्रणाली का विकास हुआ, जिसमें कुल्लह, जिसे कुल्लह कहा जाता है, कुल्लह जिसमें वर्षा जल को भी इसमें बचा कर रखा जाता था और ये निचले गाँवों तक ले था जिन्हें कुल्लह से प्राप्त किया जाता था। और पर्वतीय क्षेत्र में कई गाँव में सहमति किया गया था। इसमें कुल्लह की देखरेख में प्रबंधन के 2 या 3 लोग रखे जाते थे, जिन्हें गाँव वाले वेतन देते थे। सिंचाई के अतिरिक्त कुल्लह से जल की भूमि अंतःस्रावण भी होता था, विभिन्न स्थानों पर जल का प्रदान भी करता रहता था। सरकार द्वारा कुल्लह के अधिग्रहण के बाद अधिकतर निष्क्रिय हो गए थे तथा जल के वितरण की आपसी भागीदारी की पहले जैसी व्यवस्था को समाप्त हो गई है। सवाल है कि पर्यावरण में डाले गए दूषित पदार्थ क्या कहलाते हैं, तो ये प्रदूषण कहलाते हैं। सवाल है कि जल संभर प्रबंधन क्या है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अब बड़े बांध बनते हैं, इनका विरोध क्यों किया जाता है। गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है या कौन है, तो गंगोत्री है। अब गंगा के प्रदूषण के क्या कारण थे, तो आपने देखा शहरों का कचरा, मृतकों की राख और उद्योग के रासायनिक उत्सर्जन बिल्कुल सभी हो जाएगा। ये प्रश्न को देख लीजिए, अच्छा प्रश्न है, इनमें से कौन ग्रीन हाउस गैस है। चलिए प्रश्न है कि आपके पास जल संग्रहण से हमें क्या लाभ हो सकते हैं। प्रश्न है कि बच्चा जी चिपको आंदोलन क्या था और किसने प्रारंभ किया था, तो बिल्कुल आप जानते हैं इसके बारे में। कहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में नहर की सिंचाई की पुरानी प्रणाली को क्या कहा जाता है, तो कुल्लह कहा जाता है बच्चा जी। और ये जो क्वेश्चन है कि ये जो प्रणाली जो कुल्लह थी ये कितने साल पुरानी है, तो 400 वर्ष पुरानी है। क्वेश्चन है बच्चा जी कि हमें वन और वन्य जीवन का संरक्षण क्यों करना चाहिए, तो इसका आंसर आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, जल्दी से नोट कीजिएगा। अब प्रश्न है कि बच्चे जी वनों के संरक्षण के लिए कुछ उपाय बताइए, तो बिल्कुल आप आसानी से बता सकते हैं। 3 उपाय दिख रहा है और दिखा रहे हैं। हो गया सर, बिल्कुल। प्रश्न है कि चिपको आंदोलन हिमालय की पर्वत श्रृंखला गढ़वाल के नमक में कब हुआ था बच्चे जी, तो ये 70 में हुआ था 1900। चलिए बालाजी कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न करते हैं, उसके बाद करेंगे एनसीईआरटी 1 शॉट, हो जाएगा चैप्टर का फिनिश। आइए वन संपदा का उदाहरण है, सारे क्वेश्चन के एक बार आंसर कीजिए, हम आपको लास्ट में इसका आंसर शो करेंगे। चलिए 2 का हो गया, तीसरा प्रश्न देख लीजिए, चौथा, पांचवा, इधर आते हैं, छठा, और ये रहा 7वां प्रश्न, ये रहे 8वें प्रश्न, 9th, और ये रहा 10th। 10 प्रश्न के अपने DH1 था ये। चलिए 10 का आंसर मिला लीजिए, ये रहा 6, 7, 8, 9, 10 का आंसर, और ये रहा 1, 2, 3, 4, 5 का आंसर। ठीक हो गया। चलिए अब बच्चा जी हम बात करेंगे प्रश्न अभ्यास का, जो एनसीईआरटी इंटेक्स वाले क्वेश्चन है। तो ये पहला क्वेश्चन है
बहुत ईजी होते हैं, आप खुद से भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बार आपको थोड़ा पॉइंट बाय पॉइंट आंसर लिख के आते हैं तो अच्छे नंबर मिलते हैं। चलो पहले का आंसर हो गया। ये रहा दूसरा प्रश्न, संसाधनों का दोहन के लिए कम अवधि के लिए उद्देश्य के परियोजना का लाभ बता सकते, बताइए सर। बिल्कुल। ये रहा तीसरा प्रश्न। ये रहे चौथे प्रश्न। तो इस इंडेक्स में 4 क्वेश्चन थे, चारों को हमने देखा। अब हम चलते हैं बच्चा जी, ये 4 प्रश्न आपने देख लिया सर। हाँ बिल्कुल। अब हम चलेंगे पेज नंबर 308 में, 306, 307। और ये सब बच्चा जी खुद से पढ़िएगा, जो सब बॉक्स में दी गई हैं, ये सब चीज़ें को आप एक बार अपने एनसीईआरटी से आपको पढ़ना ही पढ़ना है। चलिए 308, 308 में तो कुछ नहीं है, 310 में दिया है हमें 1 की। अच्छा 308 में दिया होगा तो भी तो 306 में ही दिया है। ये क्वेश्चन लिखा दिया गया है बच्चे, देखिए तो अभी शायद कुछ देर पहले लिखवा दिया गया है, तो एक बार जो लिखा गया उसको मत लिखिएगा, एक बार मैं सारे को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। जो आंसर भी आपको पहले लिखा दिया गया है आपको नहीं लिखना है। वनों के संरक्षण के लिए आप सुझाव बताइए। बिल्कुल, ये भी शायद मेरे ख्याल से क्वेश्चन लिखा गया है। अपने आसपास में रहने वाले परंपरागत पद्धति का पता लगाइए सर। बिल्कुल, ये आपको एक लिस्ट लिखवाया था मैंने। इस पद्धति में कि पेयजल की व्यवस्था के पर्वतीय और मैदानी क्षेत्र को पठारी क्षेत्र की तुलना कीजिए कि कहाँ पर पेयजल कैसा है और किस मात्रा में है। अपने क्षेत्र में जल का स्रोत का पता लगाइए और इस स्रोत से प्राप्त जल का उस क्षेत्र के सभी निवासियों को क्या उपलब्ध है वो सब उसके बारे में बताइए। अब आपके आते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन। क्या इसमें ऑब्जेक्टिव है? नहीं। अभ्यास में 7 प्रश्न है, 7 कर लीजिए जल्दी जल्दी। ये क्वेश्चन मैं करा दिया हूँ, क्या हो सकता है मैं करा दिया हूँ। हो गया भाई जी, देख लीजिए। चलो चौथा, ये रहा चौथा प्रश्न। पांचवा, और ये रहा 7वां प्रश्न, और 7 ही प्रश्न थे इस चैप्टर में बच्चे जी। अब सर क्या करना होगा, आपको देखना होगा एक बार क्वेश्चन में, थोड़ा मैं क्वेश्चन में आपको दिखाऊंगा इस चैप्टर के इस साल के हिसाब से क्या था। साइंस, शुरू में ही साइंस था, पर्यावरण, घरेलू, और ये अपने चैप्टर का नाम है ऊर्जा का स्रोत हो गया। बच्चे जी आपको फीलिंग कैसा आया होगा चैप्टर में? मैंने अच्छे से पढ़ाया गया है, चैप्टर बहुत आसान था इसीलिए इतना जल्दी पढ़ा दिया गया। इसका मतलब ये नहीं बनता है भाई चैप्टर इंपॉर्टेंट है। देखिए कितने क्वेश्चन इस साल पूछे गए, 1 2 दोनों से मिलाकर ये प्रश्न, और ये लघु उत्तरीय था 2 नंबर का, ये दीर्घ उत्तरीय में पूछ लिया गया है बच्चे जी। तो समझो दीर्घ उत्तरीय सवाल को कितने मिलते हैं। तो ये कुछ प्रश्न थे, देख लीजिए, आंसर भी आपको सामने दिख रहा होगा। इसको भी जरूर कर लीजिएगा क्योंकि PYQ हो गया है, पिछले साल पूछ लिया गया है। तो कहीं ना कहीं प्रश्न ये बहुत महत्वपूर्ण है और लिखने पड़ते हैं। देखो लेकिन साइंस है कितना कम लिखना पड़ता है, अगर SST होता तो कितना लिखना पड़ता है लॉन्ग क्वेश्चन में। चलिए अब इसके हम चलते हैं चैप्टर में। चलिए तो ये रहा चैप्टर का बच्चे, ये प्रश्न को थोड़ा देख लीजिए। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है, कर लीजिएगा। यूरो 2 का संबंध किससे? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, इसे खूब पूछता है, इस साल पूछा गया था। प्रदूषण से आप क्या समझते हैं? ठीक है। वन्य और वन्यजीव के संरक्षण क्यों करना आवश्यक है? देखिए 2018 में पूछा गया था, 2012 में पूछा गया था, 2021 में प्रश्न पूछा गया है। और चिपको आंदोलन किस संबंधित है? देख लिए, आपने सब कर लिया है। टेहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया था? ठीक है सर। चलिए इसके हम आंसर भी दिखा देंगे आपको, अभी इसके आंसर भी दिखा दिए जाएंगे। तो चलिए आपके जो ऊपर के प्रश्न थे तीनों का ऑब्जेक्टिव का आंसर है। एक का D था, दूसरे का A था, तीसरे का C था। और ब्रिलियंट बच्चे जी बहुत अच्छा काम किया, मैंने देखा है ब्रिलियंट के क्वेश्चन को। चलिए आपके कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न थे कि प्रदूषण से क्या समझते हैं, तो ये प्रदूषण से क्या समझते हैं उसका आंसर है। आपको इतने नहीं लिखने पड़ेंगे, आप इसके मेन पॉइंट लिख देंगे तो काम चल जाएगा। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न था आपका
कि हमें वन और वन के फंक्शन क्यों करना चाहिए। तो मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन का आंसर आप लिख चुके हैं, फिर भी एक बार अपने क्वेश्चन बैंक से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं ये बात जरूर नोट करूँगा कि आपको देखिए यहाँ पर इंग्लिश यूज किया गया है, अपने आंसर में आप जरूर इंग्लिश यूज कीजिएगा। आपको इंग्लिश में बहुत चीज़ें पढ़ाई गई हैं बच्चा जी, तो आप इंग्लिश जरूर इस्तेमाल करेंगे अपने साइंस में। इस तरह से बच्चा जी आपके चैप्टर हो जाते हैं फिनिश। और मैं एक बार थोड़ा ये देखना चाहूँगा इसके ऑब्जेक्टिव कितने थे बच्चे जी। मैंने तो इतना पिछले बैच को नहीं कराया था जितना आपको इस समय मेहनत करा रहा हूँ आपसे, और मैं खुद आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं मेरा सपना जो है इस साल लगता है पूरा हो जाएगा। बच्चे कुछ टॉप करेंगे, अच्छे आप टॉप 10 में जरूर आएंगे बच्चे। थोड़ा लगे रहिए अपने मन से, दोनों तरफ से मेहनत जम के हो रहा है, और सब नहीं तो कुछ तो जरूर करते हैं बच्चे। चलिए ये है चैप्टर बच्चा जी। तो एक बार हम लोग टारगेट से ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं, इसके सारे ऑब्जेक्टिव। ये क्वेश्चन है, इसमें क्या थोड़ा डेट ईयर लिखा रहता है, थोड़ा बच्चे को अच्छा लगता है। कुछ क्वेश्चन इसमें इधर उधर से भी रहते हैं, एक दो क्वेश्चन, उसका परेशान मत होइएगा। इसमें 40 ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं, जरूर इनको अभ्यास कीजिएगा आप, और मुझे कराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पूरा चैप्टर हम वन शॉट लेक्चर में लपेटे हैं इसको। तो कहीं ना कहीं देखिए सारे हम अमृता देवी विष्णु सब कुछ पढ़ते आ रहे हैं, तो इसमें कुछ नया आपको नहीं दिख रहा होगा। ठीक, चलिए हो गया प्यारे जी। ये टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया एक बार आपको एनसीईआरटी तो रीड करने ही करने हैं प्यारे जी। एसएसटी में भी डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछ लेता है, ये क्वेश्चन नहीं आना चाहिए इसमें। उभयलिंग जंतु कहाँ से है, इसको हम बहुत पहले से पढ़ के आ चुके हैं, केचुआ है, लेकिन इसमें नहीं आना चाहिए। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया, ये भी इसमें नहीं आना चाहिए। एक दो क्वेश्चन इसमें आज इधर उधर से आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चिपको आंदोलन, हाँ ये क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था। चिपको आंदोलन के अग्रणी नेता कौन थे 30 वाले का। तो 30 के आंसर बच्चे जल्दी सोचिए, अच्छा क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, लगता है इस क्वेश्चन पूछना चाहिए आपसे पेपर में। तो 30 का ऑप्शन ए हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, चलिए। तो ब्रिलियंट ने भी, टारगेट ने भी अच्छा काम किया है। कोलिफॉर्म ये भी हमने पढ़ा, ये हमारे आते पाए थे, कहाँ पाए थे हमारी आते पाए थे। बताओ क्वेश्चन कोई टफ लग रहा है क्या, इसको मैं अपने नोट्स में किया कि नहीं किया सर, बिल्कुल किए हैं सर जी, और आज के ही लेक्चर में किए हैं। तो बस बस बस, वाह क्या ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है सर जी, तो 40 क्वेश्चन इधर हो गए उधर हो गए। और बच्चे कुछ क्वेश्चन इसके जैसे आपके ये स्कूल एग्जाम से होंगे जो पूछे गए थे, आपको सर इसमें न दिया हो तो आप मेरे कम्युनिटी पोस्ट में जाके देखिएगा। आज बहुत सारे क्वेश्चन डाला हूँ बच्चे जी आपके लिए। मैं जैसे जैसे खाली बैठूंगा, मेरे पास समय होगा, वक्त होगा बच्चे जी, तो आपके लिए कुछ ना कुछ बेहतर होगा। जैसे मैं कह रहा हूँ ये बच्चा जी, देखिए जैसे अपने यूट्यूब पर सर्च मारना है। सर्च में क्या मारिएगा आप, सर्च में लिखना होता है आपको जीकुल, ये 4 अक्षर आप टाइप करते हो। पूरा दिखाता हूँ, आपने टाइप किया, ये अपना चैनल का लोगो आ गया, जीकुल आश्रम, गुरुकुल आश्रम के नाम से अपना कोचिंग चलता है। और जैसे आप इसको अब जाइएगा तो होम पेज, वीडियोज़, शॉर्ट्स, लाइव और प्लेलिस्ट तो बच्चे भर भर के है। तो देखिए सब कुछ बना दिया गया आपके लिए, सुविधा के लिए। ज्वाइन कीजिए, इंजॉय कीजिए। अब आएगा वन शॉट रिवीजन, तो बिल्कुल एकदम कमर बांध के तैयार रहिएगा। ये कम्युनिटी पोस्ट में आइएगा, जिससे इन क्वेश्चन को कीजिए बच्चे जी, इन सब प्रश्नों का आंसर अब कीजिए, आपको अच्छा फील आएगा। एक दो क्वेश्चन मैं करके दिखाता हूँ। जैसे ये क्वेश्चन है कि जो अपना विभक्त विलय होता है, स्प्लिट रिंग होता है, इसका क्या कार्य है, किस में लगा होता है, मोटर में, स्विच में, गैल्वेनोमीटर में, और नन ऑफ दीज। तो एक बच्चे ने आंसर किया है, चलिए मैं भी करता हूँ। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। देखिए सही का निशान आ गया। अब कुछ बच्चे इसमें गलत मारोगे तो गलत दिखा रहे हैं, तो अब गलत पहले बार वाला गिनती यही आपका लिया जाएगा। तो आपका अब वही, इसको सुधारना नहीं है। और बच्चा जी आपको क्या करना है, आपको जाना है अपने टेलीग्राम पे। कहाँ जाना है, टेलीग्राम में जाके बच्चा जी टेलीग्राम जाकर सर्च कीजिएगा। ये मैं लिंक यहाँ डाल दिया हूँ अपने थंबनेल पे, या मैं वीडियो में डालते चलूँगा इसका लिंक। ये रहा टेलीग्राम का लिंक। चलिए बार ओपन करते हैं, खुलता है कि नहीं। मैंने तो यूज नहीं किया है कभी, देखता हूँ कि क्या बच्चे उस पर पहुँचते हैं कि नहीं, क्योंकि अभी ज़्यादा बच्चे बढ़े नहीं हैं, जो भी है मेरे अपने कोचिंग वाले ही हैं। खुल जा पापा, वहाँ से तो नहीं खुल रहा है। चलिए यहाँ से देखता हूँ बच्चे, मैंने लिखा था टेलीग्राम से जुड़े बच्चे जी हमारे। एक बार ऐसे ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि बच्चे समय आपका लग जाता है ज़्यादा। एक बार देखता हूँ खुलता है कि नहीं खुलता है। ये कैसे बच्चे उतने जुड़े नहीं हैं, हाँ तकलीफ होता होगा। तो चलिए बच्चे मैं डायरेक्ट आपको दिखाता हूँ। जैसे आपका टेलीग्राम होगा कभी कभी अब सर्च मारने पाता है कि नहीं है, तो ये भी एक बड़ी समस्या है मेरे लिए। जीकुल आश्रम ऐसा कुछ नाम है अपना, जीकुल आश्रम, ये है क्या, एक बार देखता हूँ।
यही है बच्चा जी, ये जीकुल आश्रम ऐसा कुछ लिखा है, मैं आपको लोगो दिखा रहा हूँ। ये है चैनल, 26 सब्सक्राइबर हैं। इसमें आइएगा तो बहुत सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे, जैसे इसमें आपको अच्छा फील आता होगा। जैसे मैं कुछ क्वेश्चन हो गया, तो इसका आप आंसर करते हैं तो आपको अच्छा फील आता है। जैसे कि प्रत्येकम का संदर्भ क्या होता है, प्रति जो रेकम तब सब भी हुआ, देखिए फूल बरसेगा, फूल बरसा, ऐसे एंजॉय कीजिएगा, अच्छा फील आता है। तो भाई जैसे मेरे पास व्यवस्था है, जितना हम है सस्ते में आपके लिए अच्छा कंटेंट दे रहा हूँ, और आपको अच्छा जो भी मेरे पास टेलीग्राम पर हो गया, कम्युनिटी पोस्ट में हो गया, आपको अच्छा फील दिलाने के लिए मैं MCQ डाल रहा हूँ। प्रॉपर सॉल्व करते रहिए, मैथमेटिक्स खूब बनाइए, क्वेश्चन में ज़्यादा रिवीजन कीजिए। और अब थोड़ा कम सोना है बच्चे जी, आज के समय में। अब जो भी आपका समय चल रहा है, 10-12 दिन पढ़ना है, 10-12 दिन आपको इतना 5.5 घंटा 4 घंटा सोकर 5 घंटा सोकर 5-5.5 घंटे की नींद लीजिए। बाकी प्रॉपर आपको इन्जॉय करना है अपने एजुकेशन में, और अच्छा एक नंबर ला के दिखाना है ग्रेजुएट के लिए। नंबर से ही नहीं रुकना है, आप क्लास 11-12 भी अच्छे से करना है। और स्वागत रहेगा आपका, कोशिश रहेगा कि आपके लेक्चर्स मिले यूट्यूब पर। ऑफलाइन तो व्यवस्था है बच्चे जी, मैं यूट्यूब की बात कर रहा हूँ कि मैं कोशिश पूरा करूँगा कि आपको क्लास 11th और 12th आपके साथ पढ़ें। बहुत अच्छा लगा आपके साथ पूरे साल वक्त ये बिताकर, और थैंक यू। अब तैयारी कीजिए, आपके 1 सेट लेक्चर आने वाले हैं, चैप्टर बाई चैप्टर रिवीजन बैच आएगा, आपको डरने की जरूरत नहीं है। थैंक यू, शुक्रिया, लव यू सो मच, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, और अपने ग्रेजुएट का भी कहना कीजिए। ये 1 सेट लेक्चर वो कैसा लगा, पसंद आया तो जरूर लाइक और शेयर कीजिएगा। वीडियो कैसा लगा इसका भी कमेंट जरूर कीजिए, डाउट है तो उसको भी कमेंट में मेंशन करना ना भूलें। थैंक यू।